बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। जब उसे पता चला कि मैं बेटा पैदा करने वाली हूँ, लेकिन एक दिन मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करता है। मैंने फ़ौरन देवरानी को कहा कि मेरा पति तो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है और जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाती वो मेरे पास ही बैठा रहता है। तो देवरानी कहने लगी कि आज रात को अपना मुंह धोकर सोना। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब देखा कि मेरा पति, मेरा नाम रूबी है और मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और मैं एक खाते पीते अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपने घर में पैसों की कभी कमी नहीं देखी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है जो डॉक्टर हैं और मेरे माता पिता का इरादा था कि मैं फ्यूचर में एक अच्छी डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे एक साइकेट्रिस्ट बनने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। शुरू से ही इंसान के हालात को लेकर शक का शिकार रहा करती थी और मैं बहुत शौक़ से अपने इस काम को कर रही थी। मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी और शाम को मैं अपने एक प्राइवेट क्लिनिक को चलाती थी। मेरे मरीज भी ज़्यादातर अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे, जिनको दौलत की रेल पेल से सुकून नहीं मिलता था और आखिर डिप्रेशन के मरीज बनकर मेरे जैसे साइकेट्रिस्ट के पास अपने दिल का हाल बताने आ जाते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और दुखी इंसान की खिदमत भी हो जाती थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मुझे भी उनके इस फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए फ़ैसला लेने का हक मैंने अपने पिता को दे दिया था। जिस दिन मेरी एंगेजमेंट थी उस दिन मैंने हॉस्पिटल से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेज़ी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई और उसकी टक्कर हो गई। मैं घबराकर बाहर निकली और उस औरत की टांग पर चोट आई थी और बाजू पर भी मामूली सी खरोंच आ गई थी। मेरा घर यहाँ से करीब था, इसलिए मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसको पेन किलर वगैरह दे दी। पता नहीं ये औरत कौन थी और इसे कहाँ जाना था। मेरी बहन भी फटाफट से तैयार होकर हॉल में मेरी मंगनी के लिए चली गई। मैं सोच रही थी कि जब तक हम वापस आएंगे वो चली गई होगी, मगर जब हम घर के अंदर वापस आए तो वो लॉन में सो रही थी और माँ ने बहुत ही गुस्से से उसे उठाया और उससे कहने लगी, बीबी चलो यहाँ से, अब तुम्हारी पट्टी वगैरह हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। माँ के उठाने से वह उठी और जाने के लिए आगे बढ़ी तो वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। शायद उसकी टांग पर ज़्यादा ही चोट लग गई थी। मैं उसे अपने क्लिनिक में ले गई, उसके पैर का मसाज किया और उसको कुछ पैसे भी दिए। वो औरत इस बीच बिल्कुल ही खामोश रही। मैंने ड्राइवर को कहा कि उसे उसके घर छोड़ आए, क्योंकि उसे मेरी गाड़ी से ही चोट लगी थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उसको अच्छे से कुछ देकर और उसकी पट्टी वगैरह कराकर उसे उसके घर भेज दूं। मैंने वही किया और मेरी इस बात से मेरी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। मैंने उनसे प्यार से बात की और उन्हें मना लिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी, वो मेरे पापा के किसी दोस्त का बेटा था। मैंने उसे आज पहली बार देखा था और देखने में वो एक शरीफ आदमी लगता था, इसलिए मुझे माँ और पापा की पसंद पर कोई शक नहीं हुआ। मेरी शादी 1 महीने बाद तय हुई। मेरी मंगनी के कुछ दिनों बाद की बात है कि जब मैंने हॉस्पिटल में उसी औरत को देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ दवाई लेने आई हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हालचाल पूछा और ख़ुद दवाई लेकर उसे दे दी। वो कुछ दिनों तक वहाँ आती रही। इसी दौरान मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। फिर उसने आना छोड़ दिया और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। शादी से पहले 2-3 बार मेरे मंगेतर से मुलाकात हुई। तब मैं सोच में पड़ गई थी, वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा लगा था या फिर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। घर आकर जब मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया तो मेरी माँ कहने लगी,
तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। उसका पूरा खानदान बहुत अच्छा और शरीफ है। मैंने भी अपनी माँ की बात मानकर सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियों को शादी के नाम पर जो खुशी होती है वो मुझ में कहीं नहीं थी। मैंने बहुत खुश होने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी रोबोट की तरह ही रुखसत हुई जिसके अंदर कोई खुशी ही नहीं थी। लेकिन मेरे सारे एहसास अपनी ससुराल में कदम रखते ही जाग उठे जब मैंने मेरे सामने रस्म करती हुई एक औरत को देखा, और उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो वही लड़की मुस्कान थी जो मुझसे अस्पताल में मिलती रही थी, वही जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। मैंने उसे देखते ही उससे पूछा कि तुम यहाँ? वो भी मुझसे यही कहने लगी कि मैं भी आपको यहाँ देखकर हैरान हो रही हूँ। आप इस घर की नई बहू हैं, मैं आपकी देवरानी हूँ। उसकी बात सुनकर कुछ चौंक गई, क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और थी जो मेरे देवर के साथ साथ थी। फिर ये लड़की कौन थी जो खुद को मेरी देवरानी बता रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले मैं उससे अपने सवालों का जवाब मांगती, मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे कहा, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी पहले रस्में कर लेते हैं। मुझे सब अंदर कमरे में लेकर चले गए। इस घर में जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। पहले तो ये बात मुझे खटक रही थी कि बड़े भाई की शादी अभी हुई नहीं थी और छोटे भाई की पहले हो गई थी, और अब मुझे ये पता चला था कि मेरे देवर की 2 पत्नियां हैं, और ये बात मेरी सास ने छुपा रखी थी। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे हाय हेलो की और तमीज़ से मेरे पास बैठ गया। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा पति एक अच्छा और शरीफ आदमी है। मैंने उससे सबसे पहला सवाल मुस्कान के बारे में किया। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मेरे भाई की पहली पत्नी हैं। मैंने हैरानी से उनसे पूछा कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या जरूरत पड़ गई आपके भाई को? मुस्कान का भोला भाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा, जिस पर इतना बड़ा जुर्म हुआ था। मेरा पति मुझसे कहने लगा, मैं तो 1 महीना पहले ही विदेश से यहाँ पर आया हूँ, इसलिए घर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे शौक़ है। अब तुम आ गई हो ना, खुद पता कर लेना। मैं मुस्कुराने लगी। मैं एक साइकेट्रिस्ट थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद ही उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों की हालत क्या समझ थी, मेरी हालत खुद उलझ कर रह गई थी। मेरी सास और मेरी देवरानी ज़्यादातर मुस्कान पर जुल्म करती थी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो बेचारी सुबह सवेरे उठकर घर के काम करने शुरू कर देती थी, मगर फिर भी घर का कोई भी आदमी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी, किसी के आगे अपनी जुबान नहीं खोलती थी, लेकिन उसका पति तक उसे कुछ नहीं समझता था। मैंने मुस्कान से पूछा कि आखिर ये सब क्या है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली? तो वो बेचारी रोते हुए कहने लगी, मैं संदीप की बचपन की मंगेतर हूँ, मगर वो किसी और को पसंद करने लगा, इसलिए मुझसे शादी से मना कर दिया। हम इनके दूर के रिश्तेदार थे। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे। जो भी मेरे पापा की ज़मीन जायदाद थी उसे संदीप के पिता ही संभालते थे। मेरे माँ बाप नहीं थे, तो इसलिए संदीप की दादी ने मेरा ख्याल रखने की वजह से ज़बरदस्ती मेरी शादी संदीप के छोटे भाई से करवा दी थी। लेकिन इस आदमी ने और उसकी माँ ने मुझे कभी भी अपना नहीं समझा, और दादी के देहांत के बाद इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जब से मेरी शादी हुई है मैं तो इस घर में नौकरानी की तरह ही रहती आई हूँ। मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। मुस्कान की कहानी सुनकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी। अब मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को ये सब कुछ पसंद नहीं था, मगर मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को घर वापस आती तो मुस्कान मेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आ जाती। सुबह में मेरे कमरे की सफाई भी वही करती थी। मैं अपनी शादी के बाद खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा।
पता नहीं उनको मुझसे क्या दिक्कत थी। छोटी छोटी बातों पर वो मुझसे लड़ने के जैसे बहाने ढूंढने लगे। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरे भाई का दोस्त मुझे घर पर छोड़ने आया और इस बात का पता मेरे पति को चल गया तो वो मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मुस्कान ने मुझे बताया कि भाभी तुम्हारी सास ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक मेरी सास ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। फिर वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करती। इन्हीं दिनों मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। मेरी सास ने भी मेरी सारी बातें भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया क्योंकि मैं उनके ख़ानदान को पहला वारिस देने वाली थी। उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी सास मुझसे कहती थी कि मुस्कान से दूर ही रहना क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है, वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे मुस्कान पर यकीन था। वो तो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। इसको मेरी सूरत में उसकी एक दोस्त मिल गई थी जो उससे हमदर्दी जताती थी, जिससे वो अपने दिल की बात भी कर लेती थी। जब मेरे पति को पता चला कि वो पिता बनने वाले हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो मेरे लिए रोज़ अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आते और मुझसे माफ़ी भी मांगते, तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मेरे लिए तो यही बात बहुत थी कि मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वो ये थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया हुआ था, मुस्कान ने या फिर मेरी सास ने। क्योंकि मुस्कान तो शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मुझे ये राज भी पता चल जाएगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन था। अब मेरा पति मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। रोज़ रात को मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता। घर का माहौल भी इस खबर से बहुत अच्छा हो गया था। मगर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि मुस्कान कुछ परेशान सी रहने लगी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही फीके अंदाज में दी थी। मैं उस पर शक करने लगी कि कहीं मेरी सास ठीक तो नहीं कह रही थी। अब मैंने मुस्कान पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी, मगर वो मेरे खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर रही थी और ना ही मैंने कभी उसे अपने पति से कोई बात करते हुए देखा था। एक दिन मैंने मुस्कान से पूछ लिया कि क्या बात है मुस्कान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगी कि भाभी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे लिए क्यों परेशान हो? तो वो कहने लगी कि छोड़ो भाभी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं सोचती रह गई आखिर बात क्या है, ये इतनी सीरियस बात क्यों कर रही है। इसी बीच में मेरे साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था कि मैं हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने कुछ गलत खा लिया था जिसकी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज होते होते बचा है। यही सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा पति या मुस्कान या फिर मेरी सास मुझे ला कर देती थी, और इन तीनों पर शक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी तब से वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और देवरानी भी हमेशा अपने काम से काम रखते थे, वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर किसने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मुझे एकदम मुस्कान की बात याद आने लगी। उसने कहा था कि वो मेरे लिए ही परेशान है। फिर उसने मुझसे एक बार ये भी कहा था कि भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। तो मैंने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और मेरे साथ ये हादसा होते होते बचा। मैं अपने घर चली गई और मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जाते ही मुस्कान के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम क्या कह रही थी? मेरे साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है। मैं सोच रही थी कि वो मेरी सास पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, या फिर अपनी सौतन और उसकी देवरानी का नाम लेगी, मगर उसने जिसका नाम लिया
वो सुनकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा और मैंने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। वो कहने लगी कि भाभी, आपका पति ही आप पर जुर्म करता है। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। वो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। वो रात को तब तक नहीं सोते जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाती। ये इतना ख्याल रखते हैं। मुस्कान मुझसे कुछ कहने ही वाली थी कि मैं गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो इतना खुश है और मेरी इतनी देखभाल भी करता है, मुझसे इतना प्यार करता है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने मुस्कान की बात पर भरोसा नहीं किया और उससे बातचीत करनी बंद कर दी। एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल जाने लगी तो वो कहने लगी कि भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच यही है, आपका पति ही है जो आप पर जुर्म करता है। ये जो आपकी इतनी देखभाल करता है, वो सब कुछ एक नाटक है। उसे ये बच्चा ही नहीं चाहिए। मैंने खुद उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि भाभी, मेरी बात का यकीन करो, मैं हरगिज़ भी झूठ नहीं बोल रही। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा कि ये तो मेरे साथ भला कर रही है, उसे मेरे पति के खिलाफ झूठ बोलकर आखिर क्या मिलेगा? उसका क्या फ़ायदा होगा हम मियाँ बीवी को लड़वा कर? मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने पति पर नज़र रखूँगी। अब मैंने अपने पति की हर हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो क्या करता है, किससे बात करता है और कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मैंने उसकी सब हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जिसके बलबूते पे मैं उस पर कोई शक करती। वो इसी तरह मेरी देखभाल करता था। मेरे लिए रोज़ नई से नई चीज़ें खाने के लिए लाता था। यहाँ तक कि उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए अभी से शॉपिंग करनी भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। उसका फ़ोन भी चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। शायद मुस्कान को ही गलतफहमी हुई होगी। वो बिना वजह ही शक कर रही होगी। मैंने उससे सख्ती से कहा, आज के बाद मेरे पति के खिलाफ तुम मुझसे कुछ भी बात मत करना। मैं तुमसे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं सुनूं। मैंने उससे बहुत गुस्से में ये बात कही थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, तुम तो घर में आने से पहले ही मुझे जानती हो, मेरी आदत को अच्छे से जानती हो। मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ आपको कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? तुम एक काम करना, आज रात अपना मुंह धोकर सोना, तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने पर ये भी कर लेती हूँ। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने अपना मुंह धो लिया और लेट गई। उसने रोज़ की तरह ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, जैसे मेरे साथ रोज़ होता था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जाग रही थी ताकि मैं अपने पति का राज जान सकूं। कुछ देर ही हुई थी कि अचानक मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। उसने इंजेक्शन से वो दवाई पानी में इंजेक्ट की। मेरी आदत थी कि मैं रात में अक्सर उठकर पानी पीती थी। उसने उस पानी में वो दवाई इंजेक्ट की और सोने के लिए लेट गया। मैं जाग रही थी और हैरान हो रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और कहने लगा कि हाँ, मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार कर रही थी और जब मुझे लगा कि मेरा पति सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से इस इंजेक्शन के डिब्बे को निकालकर उसका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यानी मुस्कान जो कह रही थी वह सब कुछ सच था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वो ऐसी दवाई थी जिसके रोज़ाना के इस्तेमाल से मैं इस बच्चे को खो देती। एक बाप आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? इतना जालिम कैसे हो सकता है कि एक मासूम की जान ले ले जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था? मुझे विश्वास होने लगा
कि वो रोज़ मुझे सोने के बाद यही दवाई देता है। आज की सारी रात मेरी यही सोचते सोचते हुए गुजरी कि वो भला मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है, या फिर इसकी ज़िंदगी में कोई और औरत है। यही वजह हो सकती थी, वरना वो मुझे धोखा क्यों देगा। कौन है आखिर वो औरत। यही सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करके पता कर लूँगी कि वो किससे मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले मुस्कान मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ पता चला। मैंने अफसोस के साथ हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगी कि वो पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है कि मुस्कान एकदम से बोल पड़ी कि भाभी, किसी औरत का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर फ़ोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है मैं काफ़ी रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद वो लॉन में आकर घंटों तक फ़ोन पर बातें करते रहते थे। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था आप चौकन्ना रहें। मैं समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है। ये औरत का ही चक्कर था। 10 बजे से पहले जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। वो एक रेस्टोरेंट में गया। जिस टेबल की तरफ वो गया वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर अपना हाथ हिलाया। ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया था कि मेरा पति एक धोखेबाज आदमी है। मैं इन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा पति हैरान होकर मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ। मैंने अपने पति को इग्नोर करते हुए इस लड़की की तरफ देखकर उससे कहा, तुम जानती हो कि यह आदमी शादीशुदा है। वो डर कर सर हाँ में हिलाकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ। मैं चीख कर उससे कहने लगी, तुम्हें फिर भी मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आती। मेरा पति घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोते हुए वहाँ से घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुस्कान मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर अपने घर चले जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले और वो आपसे माफ़ी मांगे। मैं अपने कमरे में आई और मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने घर चली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने ज़रूर आएगा, मगर 2 हफ्ते गुजर गए थे लेकिन किसी की कोई खबर ही नहीं मिली थी। मैंने भी गुस्से में उन्हें फ़ोन नहीं किया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो गलती पर होने के बावजूद भी मुझे लेने क्यों नहीं आया। जब भी मेरी मुस्कान से बात होती और मैं उससे वहाँ के बारे में पूछती तो वो मुझसे यही कहती कि भाभी, अभी यहाँ मत आना, यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। उसकी बात सुनकर मैं जाते जाते रुक जाती। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपने कज़न के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर हम दोनों को भूख लगने लगी तो वो कहने लगा कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। वहाँ बैठकर जैसे ही मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे अपना पति नज़र आया। वो मुस्कान के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ये मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मुस्कान को फ़ोन मिलाया। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझसे सच बोलती है या फिर झूठ, क्योंकि उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। जब मैंने उससे पूछा कि मुस्कान, तुम कहाँ हो, तो वो कहने लगी, भाभी, आपके पति यानी मेरे जेठ जी के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने हैरानी से पूछा कि कैसी बात, तो कहने लगी, भाभी, तुम्हारी बात ही करूँगी। मैं उन्हें यहाँ ये बात समझाने लेकर आई हूँ कि वो आपको मनाकर घर वापस लेकर आ जाए। मैंने फ़ोन काट दिया और मैं खुद पर शर्मिंदा होने लगी कि मैंने क्यों मुस्कान पर शक किया। मैं अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से उठ गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 1 महीना गुजर गया था, मगर ससुराल वालों की कोई खबर नहीं थी। माँ ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाती। मम्मी ने कज़न को कहा कि जाओ, बहन को छोड़ कर आओ। मैं उसके साथ अपने घर में गई।
घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने मुस्कान के हाथ पकड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने तालियां बजाई और कहा कि मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा था। अपने पति से ज़्यादा हैरानी मुझे मुस्कान पर हो रही थी कि वो कैसे मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। वह मुझे देखकर बेहद घबरा गई। वह मेरे पास से निकलकर बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुमने ही शुरू किया है। अब सच्चाई बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरे से निकलकर आ गए। मैंने कहा, पूछिए इस मुस्कान से मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में हाथ दिए क्या कर रही थी? मुस्कान अब ठीक से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, ये अभी तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने भी उससे कहा कि अभी इस हालत में तलाक नहीं हो सकता और तलाक तो मैं खुद लूँगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहूँगी कि मेरा घर खराब क्यों किया। मेरा पति गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारा घर मुस्कान की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे इस आशिक की वजह से बर्बाद हुआ है जिसके साथ तुम इस वक्त खड़ी हो। उसने मेरे साथ आए कजन को देखकर कहा तो मैं दंग रह गई कि वो ये क्या कह रहा था, ऐसा कैसे सोच सकता था। मैंने एक नज़र उसको देखा और अपने कजन का हाथ पकड़कर कहा कि जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वो मेरा भाई है। सुनकर मेरे पति ने बेयकीनी से मुस्कान को देखा जो नज़रें चुरा रही थी और कहने लगा, मगर मुस्कान ने तो कहा था कि। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया। सास ठीक कहती थी, वह मुस्कान ही थी जो शुरू से इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा, ये आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ करती रही। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। इसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम पर जुर्म करता है। मुस्कान की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो सोच रही थी कि किसी तरह यहाँ से भागकर चली जाऊं। मेरी सास आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी है, जवाब क्यों नहीं देती कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया है। वो एकदम ज़ोर से चिल्लाई और कहने लगी कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। इस सारे खेल के पीछे मैं ही थी। मैं चाहती थी कि दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफ़ियाँ होते देखती आ रही हूँ। हर कोई मुझसे ज़्यादा इस घर में बेटों को अहमियत देता है। ना मेरे माता पिता को कोई पूछता था, ना उनके मरने के बाद किसी ने मेरी फ़िक्र की। मैं बचपन से ही संदीप को पसंद करने लगी थी, मगर ये दूसरे देश चला गया। इसके जाने के बाद दादी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी घर के छोटे बेटे से कर दी ताकि मैं अपने पापा की जायदाद लेकर कहीं चली ना जाऊं। अगर सब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते तो मेरे अंदर ये नफ़रत पैदा ही ना होती। मुझे तो कभी इस घर की बहू ही नहीं माना गया, बल्कि मेरे पति की उसकी पसंद से दूसरी शादी करवा दी गई। मैं तो यहाँ एक नौकरानी बनकर रह गई। जब ये बाहर से आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी, लेकिन मेरे सोचने से पहले ही मेरी सास ने इसकी शादी तुमसे करवा दी। मैं इसे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बता ही नहीं सकी। वही तो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। जब सब लोग मेरे खिलाफ होते थे तो एक वही था जो मेरा ख्याल करता था, इसलिए अब ये मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। मेरी सास ने मुझे मंगनी पर ले जाने से भी मना कर दिया। उसी दिन से मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। मुझे कैसे इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैं मंगनी वाले दिन जानबूझकर इसकी गाड़ी से टकराई थी और फिर हॉस्पिटल में भी जानबूझकर उससे मिलती रही ताकि इन दोनों की शादी से पहले हमारी अच्छे से जान पहचान हो जाए और वो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगे। जैसे ही रूबी दुल्हन बनकर इस घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास और सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने संदीप को भी इसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। संदीप मेरी बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसका मूड अपनी पत्नी की तरफ से ख़राब रहने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने कजन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जल्दी ही मैं इसको इसकी पत्नी के खिलाफ चढ़ा देती
कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता, लेकिन इससे पहले ही रूबी की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई। अब वो अपने बच्चे की खबर सुनते ही ये सब कुछ भूल गया और अपनी पत्नी पर पहले की तरह भरोसा करने लगा। ये देखकर मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसलिए अब मैंने सोचा पत्नी को उसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने रूबी से कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुर्म करता है। मैंने बीच में 1-2 बार इसे गलत दवाई भी खिलाई थी ताकि इसका बच्चा मर जाए और उसका पति गुस्से में इसे छोड़ दे, लेकिन ये बच गई। इसलिए मैं बराबर कोशिश करती रही कि इसको इसके पति के खिलाफ कर दूं। फिर एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन संदीप को दिया और उससे कहा कि ये रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मेरे कहने पर रूबी उस रात जागती रही और उसने अपनी आंखों से अपने पति को वो इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया। और उसका शक पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने अपने दोस्त को संदीप से मिलने के लिए भेज दिया और कह दिया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। मैं जानती थी कि रूबी अपने पति के पीछे ज़रूर जाएगी और यही हुआ। अपने पति को एक गैर औरत के साथ देखकर वो घर छोड़कर चली गई। अब मेरा काम शुरू हुआ और मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि संदीप उसे लेने ना जाए। मैंने संदीप से कहा कि तुम्हारी पत्नी कहती है कि वो तुम्हें डिवोर्स देकर अपने कजन से शादी कर लेगी। मैंने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी और वो भी मेरी तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अब फिर से तुम लोगों ने मेरा सारा बनाया हुआ खेल खराब कर दिया। मैं तो इसकी कहानी सुनकर दंग रह गई। उसकी तन्हाई ने उसे नफरत करने वाला बना दिया था। उसकी सोच इतनी खतरनाक हो गई थी कि वो हर हद पार करने को तैयार हो गई थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे कहने पर उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया। अब मैं उससे बहुत कटी कटी रहती थी और हमेशा ध्यान रखती रहती कि वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खुद ही अपने पति से तलाक ले लिया और अपने हिस्से की जायदाद के लिए मुकदमा कर दिया। हमने उसे उसके हिस्से का सब कुछ दे दिया और वो पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि उसका साया मेरी ज़िंदगी से टल गया था। अगर उसकी वजह से मेरा घर खराब हो जाता तो मैं कहीं की भी नहीं रहती। मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया था, आज के बाद वो कहीं भी नजर आए तो उसे नहीं देखेंगे। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी और हम सब लोग बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद थी कि अब आगे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बुरा करने वाली थी वो हमेशा बहुत दूर जा चुकी थी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।